एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे कश्मीर की। बात हम अक्सर करते रहते हैं, पाकिस्तान के साइड की कश्मीर की भी करते हैं, हिंदुस्तान के साइड की कश्मीर की भी करते हैं। और जब तक ये सिलसिला है, जब तक ये इश्यूज़ हैं, तो हम बात करते रहेंगे। और बहुत सारी चीज़ें, तब्दीलियाँ भी आई हैं लास्ट 3, 4, 5 सालों में। हमने देखा बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आई और लोगों के अंदर बहुत चेंज मतलब लग रहा है, नज़र आ रहा है। बहुत सारी डेवलपमेंट्स की तरफ चीज़ें गई हैं, मेरे ख़्याल में। और साथ में सिक्योरिटी की सिचुएशन के ऊपर भी बड़ा पॉज़िटिव असर पड़ा है। काफ़ी बेहतरी सुनने में और देखने में मिल रही है। इस हवाले से तो हम बात करते हैं और आज भी करेंगे, क्योंकि अमित रायना साहब हमारे साथ हैं। आप सब जानते हैं उनको, क्योंकि कश्मीर से उनका ताल्लुक है, रहा है और अब भी है। तो लेकिन इसके साथ-साथ एक दूसरी चीज़ जो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ राम मंदिर। और बहुत लोग खुश हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको। मैं सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ वीडियोज़ देख रहा हूँ कि लोग पैदल दूर-दूर इलाकों से मतलब चलते हुए आ रहे हैं। वो एक गाड़ी वाला उनको कहता है कि आप हमारे साथ गाड़ी में बैठ जाइए, कहते हैं नहीं, मैंने मन्नत ये मांगी हुई है कि मैं पैदल जाऊंगा। तो मतलब एक एक्साइटमेंट है लोगों के अंदर। नो डाउट एक बहुत बड़ा दिन है 22 जनवरी। उस हवाले से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसके पर्सपेक्टिव के हवाले से भी हम बात करें। और इन सारी बातों के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं आप सबके जाने पहचाने एनालिस्ट है, हमारे बड़े अच्छे दोस्त अमित रायना साहब। रायना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। अच्छा, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, आपको भी नमस्ते एंड गुड इवनिंग। अच्छा रायना साहब, एक तो ये बताइएगा कि राम मंदिर के ऊपर बहुत कुछ सुनने को आया, लेकिन फाइनली जब मोदी जी की हुकूमत आई, उन्होंने कहा कि यार इसको बस वंस फॉर ऑल ना, इसको सेटल डाउन कर लेते हैं। उन्होंने दोनों चीजें कर दी, मस्जिद भी कर दिया, साथ में मंदिर भी कर लिया। और राम जी के नाम से उसका स्टार्ट हुआ। और अब वो दिन आ रहा है कि जिस दिन ओपनिंग है, इनॉग्रेशन है। और हम सुनने में आ रहा है कि बहुत शायद दुनिया के बहुत सारे ममालिक में इसके हवाले से बात हो रही है और बड़ी एक एक्साइटमेंट हमें इंडियन जनता में नजर आ रही है। आपका क्या टेक है इसके ऊपर? नहीं, देखिए, ये 1500 साल की गुलामी के बाद अगर भारत ने रिक्लेम करना शुरू किया है अपना कल्चरल हेरिटेज, जी। और उस रिक्लेम में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है, और भारत की सांस्कृतिक चिन्ह में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई है, सबसे अहम कोई है, तो वो है राम। क्योंकि राम इस देश के कण कण में बसे हुए हैं। हम्म। राम इस देश के अस्तित्व में बसे हुए हैं। और राइट। ये एक इस देश की विडंबना है कि 500 साल तक मेजॉरिटी कम्युनिटी को, ये मैं विडंबना भी कहूंगा, मैं ये स्ट्रेंथ भी कहूंगा, और मैं ये अपने अ, देश के लोगों के लिए, अपने समुदाय के लोगों के लिए गर्व की बात भी कहूंगा कि 500 साल हम इसके लिए लड़े, मगर हम जायज तरीके से लड़े। नहीं तो ओके। मेजॉरिटी के लिए एक बुलडोज करना अपना वे बड़ा आसान होता है। राइट। और मगर इस समुदाय ने, भारत के लोगों ने, भारत के सनातन धर्मियों ने, भारत के हिंदुओं ने 500 साल तक जायज तरीके से लड़ाई लड़ी। और खासकर पिछले 150 साल में जो कोर्ट केसेस चले, हमने बुलडोजिंग नहीं करी, हमने न्याय का तरीका अपनाया। और एक सभ्य समाज को, एक डिसेंट सोसाइटी को करना चाहिए, रूल ऑफ द लॉ फॉलो करना चाहिए और रूल ऑफ द लॉ का सपोर्ट लेना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरा सिग्निफिकेंट अयोध्या का है कि देखिए, जी। अयोध्या आज अब सिर्फ राम लल्ला के पहचान का केंद्र नहीं है, शायद। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मैं शायद कह रहा हूँ ये सच हो, ये एक शायद हिंदू मुस्लिम यूनिटी की का भी पहचान बनेगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक राम मंदिर नहीं बन रहा है। जी। अयोध्या में इंडिया का सबसे बड़ी मस्जिद भी बन रही है, ओके। जो हजरत नबी और उनके पिता के नाम पे रखी गई है। तो उसमें भी हजारों लाखों लोग आएंगे। राम मंदिर में लाखों करोड़ों लोग आएंगे। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं दोनों तो एक यू आर क्रिएटिंग अ प्लेस विच इन इटसेल्फ विल बी यूनिक। वो यूनिक इसलिए होगी क्योंकि दोनों धर्मों के लिए शायद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, हमारे लिए तो है ही है। और जी। उम्मीद करते हैं कि भारत के जो मुसलमान हैं उनके लिए भी एक इम्पोर्टेंट प्लेस बन जाए, एक अपने आप में एक आइकन बन जाए। तीसरा जो राम मंदिर का सबसे बड़ा अचीवमेंट रहेगा, मुझे लगता है वो इकोनॉमी का रहेगा। हम्म। टेम्पल टूरिज्म जो होता है, या जो रिलीजियस टूरिज्म होता है, और जी। खासकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये हमने देखा हुआ है
चाहे वो पाकिस्तान के पंजाब में हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, या कराची में हो या सिंध में हो। जी, जो हमारे स्थान हैं, जो हमारे दरगाह हैं, जो हमारे मंदिर हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं टूरिज़्म को, और वो जब टूरिज़्म को अट्रैक्ट करते हैं तो इकोनॉमी आती है। अब क्योंकि राम मंदिर एक लार्ज स्केल पे बन रहा है, पूरे हिंदुस्तान का, पूरे भारत के हिंदुओं की जगह में आस्था है, नंबर ऑफ फुटफॉल्स बहुत ज़्यादा होंगे, और नंबर ऑफ फुटफॉल्स क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा होंगे, तो लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, लाखों लोगों का बिज़नेस सेट होता है। अ, ला तो काफ़ी कुछ मूव होता है। मैं आपको एक अगर बड़ा सिंपल एग्ज़ाम्पल दूँ कंपैरिज़न के लिए, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ कि इंडिया की पर कैपिटा जो जीडीपी है, वो तकरीबन-तकरीबन $2200 के आस-पास है। ज़बरदस्त। और तिरुपति करके जो एक हमारा टेम्पल टाउन है साउथ में, जो काफ़ी फ़ेमस है, टेम्पल टाउन है, जिसे आज वेटिकन से ज़्यादा अमीर टेम्पल टाउन कहा जाता है, ओके, उसकी पर कैपिटा जीडीपी तकरीबन $6000। तो आप ये समझ ज़बरदस्त। सकते हैं, तो ये आप समझ सकते ऑलमोस्ट हैं कि 3 टाइम। कैसे ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। तो हुँ, ये फ़र्क पड़ जाता है टेम्पल टूरिज़्म से, रिलीजियस टूरिज़्म से, और हुँ, इससे पूरा स्टेट को भी फ़ायदा मिलता है, कम्युनल हार्मनी को भी फ़ायदा मिलता है, इकोनॉमी को भी फ़ायदा मिलता है। और उस एरिया को खासकर क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ोकस आएगा, एयरपोर्ट बन चुका है नया, हाईवे, हाई स्पीड ट्रेन्स बन रही का प्रोविज़न है, नया एक्सप्रेसवे बन रहा है, तो वो जो पूरा स्ट्रेच है जहाँ पे ट्रेन्स बनेंगी, एक्सप्रेसवे बनेगा, उसको भी डेवलपमेंट मिलता है। तो कल्चरल हेरिटेज रिक्लेम, डेवलपमेंट, कम्युनल हार्मनी सब कुछ आज आपको अयोध्या दे देता ज़बरदस्त। अच्छा, रहना साहब एक मतलब जिस वक़्त ये सारा कुछ हुआ था आज से तकरीबन 30 प्लस इयर्स इसको हो गए। तो उस वक़्त किसी ने सोचा था कि ऐसा होगा? मतलब ये जो आज आप बता रहे हैं कि हाई स्पीड ट्रेन्स है, एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं लार्ज का स्केल में रिलिजियस टूरिज़्म हिंदू धर्म के मानने वाले और इसके अलावा भी लोग मतलब अगर इंडिया कोई जाएगा तो वो अगर ताजमहल देखेगा तो वो कहेगा यार मैं अयोध्या का राम मंदिर भी देखा हूँ, पता नहीं कैसा बना होगा क्योंकि सुनने में बहुत बात आ रही है ना। इस तरीके से और बहुत सारी मतलब हेरिटेज एंड कल्चर से रिलेटेड जगह है। तो कभी किसी ने सोचा था कि ऐसा होगा और ये एक दिन ऐसा आएगा 22 जनवरी 2024 या कोई भी और हम ये सारा कुछ देखेंगे? है। देखिए, उम्मीद विश्वास तो था ही देश के लोगों को कि वहाँ जी, राम मंदिर बनेगा। जी। आज नहीं तो कल बनेगा, मगर इस ग्रैंड स्केल पे बनेगा, इससे इसका इतना फ़ायदा होगा, इस बात के लिए देखिए प्रधानमंत्री मोदी के विज़न को तारीफ़ करनी पड़ेगी। ये सच है कि एग्रीड। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहा है और कई वर्षों से रहा है, उन्होंने कई इलेक्शन भी जी। लड़े हैं राम मंदिर को लेकर। मगर इसको अपने आप में एक अपॉर्च्युनिटी की तरह लेना और एरिया का डेवलपमेंट उसमें करना, विकास करना, उसकी इम्पोर्टेंस को, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस को समझना, उसकी कल्चरल इम्पोर्टेंस को समझना, उसके लिए एक विज़नरी चाहिए। तो मैं यहाँ पे हुँ। बिल्कुल दाद दूँगा कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, उनका इसमें विज़न काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। तो आज जो हम अयोध्या का नक्शा देख रहे हैं, कहीं न कहीं उनके विज़न का नतीजा है। ओके, ज़बरदस्त, अच्छा रहना साहब थोड़ा-सा अगर हम कश्मीर की तरफ बाद में जाएँगे वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट इश्यू है। लेकिन अगर हम देख लें क्योंकि यहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी के हेड हैं खैबर पख्तूनख्वा के मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं सरब दयाल साहब। तो उन्होंने मुझे आज से कोई मेरे शो में आए थे 2-3 साल पुरानी बात है टीवी शो में और वो कह रहे थे कि यार एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं पोटेंशियल मौजूद है। अगर मतलब चीज़ों को डेवलप किया जाए, वीज़ा प्रोसेस जिस तरह हिंदुस्तान के लोगों को आना हो अब नीलम वैली के अंदर एक टेम्पल है, इस तरह की और बहुत सारी जगह हैं, जो हिंदू रिलिजन के मानने वाले लोग बड़ा मतलब चाहते हैं कि हम वहाँ पे जाएँ। तो कितना पोटेंशियल इंडिया में फिर कितना पोटेंशियल इसका होगा? अगर अप्रॉक्सिमेट मैं आपसे जानना चाहूँ तो? देखिए, अब इकोनॉमिक्स तो मैंने किया नहीं, बट पोटेंशियल तो इमेंस ही रहा होगा, क्योंकि मैं आपको ओके। अब इसलिए मैंने तिरुपति का एग्ज़ाम्पल दिया आपको कि हुँ, तिरुपति का एग्ज़ाम्पल एक, और ये स्टैटिस्टिक्स मतलब ये एक फिगर है जो अवेलेबल है, फैक्चुअल है, असम्पशन पे नहीं है। राइट। तो इसलिए पोटेंशियल तो इसका इमेंस ही रहेगा, और जिस हुँ। हिसाब से हम देख रहे हैं कि 22 तारीख को, जैसे आप खुद कह रहे हो कि वीडियोज़ पे वीडियोज़ आ रहे हैं बिल्कुल। कि हम तो देखिए ट्विटर आप पे आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो एक आप मतलब लाज़मी आप सी बात देखिए, है वो वीडियोज़ को टैग मैंने कर अभी देते हैं कुछ या दिन वैसे भी आ जाती हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक महिला का ये फ़ोटो ट्वीट किया था। 32 साल पहले उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा तब तक मैं नहीं बात करूँगी। अब ओह तो माय ये है गॉड! लेवल ऑफ फेथ इन पीपल। ओह सो माय बट शी हैज़ गॉड! नॉट स्पोकन फॉर 32 इयर्स। She will now do it on 22nd January, and she has been invited ओह for the माय inauguration गॉड! ceremony.
तो इमेंस फेथ रहा है लोगों का इसको लेकर। हुँ। और मैंने जैसे एंड बिल्कुल हज़ारों करोड़ का जब इन्वेस्टमेंट जाता है, हाँ, देखिए हज़ारों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट जाता है। अब आप देखिए तिरुपति में एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री ही प्रसाद पे घूमती है। जो या प्रसाद बनता है यू आर राइट। तिरुपति का, बिल्कुल, उसमें ही बिल्कुल। हज़ारों लोग इन्वॉल्व होते हैं। अब राम मंदिर में हज़ारों लोग प्रसाद में इन्वॉल्व होंगे, हुँ, हज़ारों लोग फूलों में इन्वॉल्व होंगे, हज़ारों लोग बसों और ट्रांसपोर्टों में, बिल्कुल, टैक्सीज़ में इन्वॉल्व होंगे, हज़ार एग्ज़ैक्टली। लोग खानों में मतलब जो फूड सर्विंग होगी, जो होटल्स लोग हैं, आएँगे जिनके रेस्टोरेंट्स रहने के होंगे, लिए कॉफ़ी होटल शॉप्स के होंगी। लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए, कॉफ़ी शॉप्स के लिए। तो और ये एक ही ये सिर्फ ये रुकेगा शॉपिंग नहीं मॉल्स ये यकीनन वो बन सकते हैं, और वो ये लोग जब सिर्फ आते हैं तो वो भी करते हैं। ये सिर्फ अयोध्या पे नहीं रुकता क्योंकि इसका फ्लो पीछे से आ रहा है। सप्लाई तो जी, कहीं से होगी सामान की। बिल्कुल, कहीं से लोगों की माइग्रेशन तो होगी क्योंकि बिल्कुल, इतना इतना कैटर तो अयोध्या भी नहीं कर सकता है। सप्लाई होगी पीछे से, कंस्ट्रक्शन मटेरियल उठेगा, इट विल हैव एग्ज़ैक्टली, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन फैक्ट्रीज, इट विल हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन फार्मर्स। तो ये एक ओके। बड़ी लंबी चेन बन जाती है और ये एक और क्योंकि देखिए हर मंदिर ये नहीं कर सकता। बट हुँ, ये मंदिर इसलिए कर सकता है क्योंकि ये जैसे मैंने पहले कहा कि राम तो सबसे प्राइम पहचान है इस देश की। तो हर कोई जाना चाहेगा। मैं अपने घर क्या जाता हूँ, मेरी अभी वाइफ कह रही थी कि मार्च में जाएँगे। इतने सालों में उन्होंने मुझे आज तक नहीं कहा कि अयोध्या जाएँगे। हालाँकि मैं खुद हो आया हूँ ज़बरदस्त, कई बार कि मगर ज़बरदस्त। जाएँगे देखेंगे नया राम मंदिर और मेरी वाइफ उतनी रिलीजियस नहीं है। तो अगर एक ओके। नॉर्मल इंडियन नॉन रिलीजियस इंसान भी ऐसी बात करता है तो आप समझ सकते हैं कि उसका पॉजिटिव इकोनॉमी पे कितना पड़ता है। नो डाउट अबाउट दैट। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट और पॉजिटिव इम्पैक्ट इन द सोसाइटी और इंडियन सोसाइटी नहीं इसके अलावा भी दुनिया भर में क्योंकि बहुत सारे और लोग क्योंकि रहते हैं जैसे मैं आपको करोड़ों की। बताता हूँ मस्जिद जो बन रही है वहाँ पे उनका प्लान है कैंसर हॉस्पिटल बनाने का, वहाँ उनका प्लान है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाने का, तो पॉजिटिव ओके, डेवलपमेंट्स भी आएँगे। तो ज़बरदस्त। ये टेम्पल टाउन में इसको टेम्पल टाउन कहते हैं, है ये रिलिजियस टाउन बन जाता पूरे है क्योंकि कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें हर चीज़ पूरा ही कॉम्प्लेक्स ये पूरे हिंदू मुसलमानों की आस्था का कॉम्प्लेक्स हो जाता है कहीं न कहीं। ज़बरदस्त, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, बहुत ज़बरदस्त और मेरे ख़्याल में थोड़ा-सा मैं अगर यहाँ पे ऐड करूँगा कि एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल होगी हम सबके लिए कि ऐसा हो सकता है इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगर आपके अंदर विल हो तो तब ये चीज़ें होती हैं, अदरवाइज़ नहीं हो सकती। वैसे ऐसा लगता है कि पता नहीं आग और पानी को आपस में मिला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर आपके अंदर जज़्बा है और आप चाहते हैं कि ऐसा हो, तो हो सकता है। अच्छा, रायना साहब थोड़ा-सा रुख करेंगे कश्मीर की तरफ। कश्मीर के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें हमें देखने को मिलती है। एक तो ये है कि कहते हैं कि एक तो मुख्तलिफ ऑपरेशंस चल रहे हैं, साथ में सिक्योरिटी की सिचुएशन थोड़ी-सी ऐसा लगता है कभी कुछ इलाकों में, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ये जो कुछ इलाकों में थोड़ी-सी गड़बड़ी होती है, इसके पीछे क्या रीज़न्स ऐसी हैं कि ये हो जाती है? पूंछ का इलाका आजकल शायद ज़्यादा टारगेट पे है, बाकी देखिए, तो कोई खबर नहीं आती। इसके पीछे तो वही कारण है जहाँ से आप बैठ के मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। ओके, तो माफ़ी चाहूँगा बट सच्चाई यही है कि देखिए ये मेरा मानना है और जी, मैं आई होप यू विल नॉट टेक इट इन अ नेगेटिव वे। या बट जब तक पाकिस्तान डीप स्टेट का का अप का एग्जिस्टेंस है, तब तक जी, कश्मीर में समस्या किसी न किसी रूप में पनपती रहेगी। ओके, बिकॉज़ पाकिस्तान डीप स्टेट को अपनी एग्जिस्टेंस के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जी, एक है इंडिया का डर, जो उनको पावर में रखता है ओके, और दूसरा है कश्मीर का कंट्रोवर्सी कंस्टेंटली रखना। ओके, तो वर्ल्ड फोरम पे दे नीड टू कीप कश्मीर अलाइव, पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में दे नीड टू कश्मीर अलाइव। जी, तो ये कहीं न कहीं पाकिस्तान डीप स्टेट और पाकिस्तान स्टेट क्योंकि पाकिस्तान स्टेट डीप स्टेट के बगैर चल नहीं सकता है राइट, कि रहते-रहते अब ये कश्मीर तो नहीं सुलझने वाला। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? हुँ, इसके बड़े रेडिकल सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसके इंट्रोस्पेक्शन हो सकते हैं पाकिस्तान के। तो 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 अनलेस एंड अनटिल अगर हम रेडिकल स्टेप्स नहीं हुँ, चाहते हैं, तो कहीं न कहीं पाकिस्तान को इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा और दोनों देशों को अ, खासकर पाकिस्तान को एक कॉल लेनी पड़ेगी कि अब इनफ इज़ इनफ। हुँ, क्योंकि अब कश्मीरी भी त्रस्त हो चुका है
इससे। जी, पाकिस्तान के लोग भी त्रस्त हो चुके हैं इससे, बिकॉज़ अब फ़ोकस होना चाहिए डेवलपमेंट की ओर, फ़ोकस एग्ज़ैक्टली होना चाहिए सही कह रहे हैं। पॉवर्टी एलिवेशन की ओर। अ, बिल्कुल, और अगली जंग कश्मीर तो, अब अगली जंग हमारी शायद पानी पे हो जाए, वाटर कंजर्वेशन पे होना चाहिए। सही कह रहे कश्मीर हैं। में आप देखिए, कश्मीर में इस समय सबसे ड्राई स्पेल रहा है पिछले कई दशकों से। मैं आज ही अपने दोस्तों से बात कर रहा था श्रीनगर में, तो किसी को याद ही नहीं था कि इतना ड्राई स्पेल किसी ने कभी देखा है। तो एग्ज़ैक्टली, समवन सेड कि 76 में शायद हुआ था, तो हमें तो पता नहीं 76 का, उससे पहले एग्ज़ैक्टली। 1907 में हुआ था। तो ये सब इकोलॉजिकल डिजास्टर्स हैं। जी, कश्मीर का इकोलॉजिकल डिजास्टर सीधे के सीधे पाकिस्तान को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि तीनों बिल्कुल। नदियां जो पाकिस्तान में आती हैं वो तीनों जम्मू कश्मीर और लद्दाख से आती हैं। तो मुझे लगता है कि आज दोनों देशों को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए एनवायरमेंटल कंसर्न्स हुँ, को लेकर, क्योंकि बिल्कुल कश्मीर के ठीक। चक्कर में पाकिस्तान की अपनी एग्जिस्टेंस ही कहीं खत्म ना हो जाए, क्योंकि पानी सर्वाइवल के लिए सबसे आवश्यक है। और इस बार कश्मीर का झेलम नदी, वितस्ता नदी इस समय अपने लोवेस्ट पे है इन रिकॉर्ड, जो रिकॉर्डेड जब से हुआ है तब बिल्कुल, से लोवेस्ट बिल्कुल। लेवल पे चल रही है। तो मुझे लगता है वो फोकस आज अ, ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा रायना साहब आपने पानी की बात की और 2010 में मैं अपने यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ रहा था और एक मेरा फाइनल प्रोजेक्ट है 2012 की बात सॉरी 10 में मेरा स्टार्ट हुआ था। तो उस वक़्त मेरे जो प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र थे मतलब वो उन्होंने ये बात हमारी क्लास में की थी कि अगर पाकिस्तान की जंग होगी हिंदुस्तान के साथ तो वो पानी के ऊपर हो सकती है और कोई चीज़ नहीं है। और कश्मीर का मुद्दा भी शायद इसलिए वो ख़त्म नहीं करना चाहते या जो भी उसके पीछे हो, लेकिन उसका जो अल्टीमेट मकसद है, वो है वाटर। अगर ये नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। शायद ज़मीन हो सकता है कि इतनी उसकी इम्पोर्टेंस ना हो जितनी कि पानी की जो आप भी उसका ज़िक्र कर रहे हैं। तो ये कोई सॉल्यूशन भी हो सकता है या वाक़ई इसके ऊपर पाकिस्तान और जो इंडिया है उनका यही है कि दोनों को चाहिए पानी बल्कि दोनों को क्या सबको इंसानों को चाहिए दरख्तों को चाहिए और जानवरों को सबको पानी चाहिए? नहीं, देखिए, बिल्कुल मैं कहीं न कहीं पाकिस्तान स्टेट के और डीप स्टेट के सबकॉन्शियस में कश्मीर को लेकर पानी की बात तो होगी ही होगी। क्योंकि तीनों नदियाँ कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से फ्लो करती हैं जी, पाकिस्तान में। तो क्रिटिकल है एक्जिस्टेंस के लिए। मगर अगर हम अगर अब हिस्ट्री देखें तो इंडस वाटर ट्रीटी में तकरीबन तकरीबन 70% वाटर इन तीनों नदियों का, ऑलमोस्ट सारा ही पानी, 70 क्यों, सारा पानी ही इन तीनों नदियों का पाकिस्तान को दिया गया है। हुँ। इंडिया कोई पानी रिटेन नहीं कर सकता, से ज़्यादा ऑन रन ऑन द मिल प्रोजेक्ट्स लगा सकता बिल्कुल। है, रन द मिल जी, से अलावा कुछ नहीं कर सकता है। तो ये कहीं न कहीं, और इंडिया ने आज तक ना इसको कभी वायलेट किया है, और इंडिया ने ना कभी इसका एक्सक्यूज़ लेकर कोई एक्शन किया है। पाकिस्तान के राइट। इन स्पाइट ऑफ हाई प्रोवोकेशंस बाय पाकिस्तान, एक्ट्स ऑफ टेररिज्म बाय पाकिस्तान, हमारी डिप्लोमेटिक बातचीत बंद होने के बावजूद, ट्रेड होने के बावजूद, इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी का वेपन का इस्तेमाल नहीं किया है। ओके। ऐसे आज हम भगवान राम की बात कर रहे थे, तो भगवान राम को लेकर कहा जाता है कि भगवान राम 14 साल वनवास गए। वो इसलिए गए क्योंकि वो रघुकुल के थे, वो तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो हम तो ओके। उसमें विश्वास रखते हैं कि अगर हमने वचन दिया है तो हम उसको निभाएंगे भी। जी, बिल्कुल। So in spite of immense pressure by many people in this country कि Indus Water Treaty should be relooked, जी। इंडियन स्टेट और इंडियन गवर्नमेंट ने उस पर कभी कोई पहल नहीं करी। तो मुझे लगता है जहां अगर पाकिस्तान कोशिश करता है पहल नॉर्मलसी की, तो ओके। इंडिया के पास कोई रीजन ही नहीं बचता, कोई एक्सक्यूज ही नहीं बचता है कि उस इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट कर सके। और मैं ओके। जैसे फिर कह रहा हूँ कि एनवायरमेंटली जो ये है, एनवायरमेंट, पानी की लड़ाई जी। तब होगी जब पानी बचेगा। तो अगर हुँ। पानी नहीं बहुत बचेगा तो वैलिड लड़ाई क्या पॉइंट है। करें, किस बात पे करेंगे हम? तो एग्री। सबसे इम्पोर्टेंट आज की डेट में है कि हम कंजर्वेशन करें। और कंजर्वेशन पाकिस्तान में, मकबूजा कश्मीर में भी जरूरी है, हिंदुस्तान में भी जरूरी है, जम्मू कश्मीर में भी जरूरत है, हाँ। और सिंध का क्या हाल है आज कराची में, दुनिया से नहीं छुपा हुआ है। हुँ। तो उसको लेकर जब तक हम कंजर्वेशन नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे उस चीज के लिए जो होगी, जब होगी नहीं तो लड़ाई किस बात की होगी। तो एग्री। आई थिंक वो टुडे इट इज टाइम कि बोथ नेशंस कम टुगेदर
form a joint action force on on fighting the environmental disaster that is happening in Himalayas, that is happening in the Karakoram एग्ज़ैक्टली, range, that is happening in बिल्कुल। the पीर पंचाल range, और उसको रिवर्स करें और प्रयास करें कि दोनों इतना पानी, इतनी ग्रीनरी, इतनी वो कर सकें कि लड़ाई की नौबत ही ना बहुत अच्छी बात और बिल्कुल मेरे ख़्याल से दोनों की बक़ा के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, बल्कि किसी भी इंसान के लिए ये ज़रूरी है। तो एनवायरमेंटल डिज़ास्टर्स जो चल रही हैं, स्पेशली ये रीजन जो है, यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, ये सबसे ज़्यादा मतलब अफ़ेक्टेड एरियाज़ हैं दुनिया भर के। बेशक वो कोई भी करता है, लेकिन उसके जो जो रिज़ल्ट्स हैं, वो हम भुगत रहे हैं, और हमसे मतलब रायना साहब भी हैं, मैं भी हूँ। जैसा कि उन्होंने कहा कि श्रीनगर में स्नोफॉल नहीं हुई, और अस्तोर, जहाँ पे इन दिनों 2-2 3-3 फीट मतलब बर्फ पड़ी होती थी पहाड़ों पे, कल की बात बता रहा हूँ आपको, 1 दिन पहले, मुकम्मल खाली पड़े हुए हैं। ये जीबी की हालत है, पाकिस्तान साइड की, कश्मीर की, और जितने भी इलाके आप जाएँ वहाँ पे स्नोफॉल नहीं हुई, क्योंकि बारिश ही नहीं है। और 2 ढाई महीने से मुसलसल ड्राई वेदर चल रहा है, और बहुत शदीद किस्म की सर्दी है, फ़ॉग की वजह से। मैं कल परसों देख रहा था कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश तक ये पूरी एक स्ट्रिप जो है, पता नहीं कितने हजार किलोमीटर की, जो पूरे पे फोग ही फोग है। मतलब आपका फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है, ट्रेन्स का जो सर्विस है वो गड़बड़ हो रही है, और अगर आप रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं एक सिटी से दूसरा, तो वो आप नहीं कर पा रहे। ये सारी चीजें हैं, और छुट्टियां बढ़ाई गई बच्चों की। खैबर पुख्तनख्वा में अब 19 जनवरी तक इसको एक्सटेंड किया गया। इतनी मतलब एक्सट्रीम वेदर है इस वक्त, और गर्मी भी एक्सट्रीम पड़ती है। तो रायना साहब ने ये जो बात की है, मेरे ख्याल हमें इस पे सोचना चाहिए। बाकी जंगें बहुत करनी है, अब बगैर जंगों के भी तो बात हो सकती है ना, और जंगों के बाद भी तो बात ही होती है। तो उससे पहले अगर की जाए तो शायद ज्यादा उसका अच्छा रिजल्ट आए, ज्यादा बेहतर हो, हम सब के लिए, इस रीजन के लिए बहुत बेहतर हो। रायना साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो ज्वाइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच थैंक फॉर यू वेरी वॉचिंग मच। डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू सर। थैंक यू रायना।